नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील यादव। तो आज प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास 10th का वायरल पेपर विज्ञान का आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। जिन बच्चों को 25 फरवरी को जो है विज्ञान का पेपर देना है, उन विद्यार्थियों के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वीडियो है। तो 25 फरवरी को जिन बच्चों का पेपर देना है, 70 में 70 जिन बच्चों को लाना है, उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप प्यारे बच्चों 70 मार्क्स का ये पेपर जो है आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लिया, तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इसमें जो है इसका 824 BK इसका जो है कोड है 2026। तो इसमें जो है आप लोगों को प्रवेश पत्र लेकर जाना है और उसमें से जो है नाम अनुक्रमांक आपको लिखना है। जिन बच्चों को 95 प्लस का स्कोर करना है प्यारे बच्चों, तो उसको जो है इसको ध्यान से वीडियो को शुरू से लास्ट तक वीडियो पे रहिएगा। तो समय है 3 घंटे 15 मिनट। सामान्य निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्यारे बच्चों, इसमें जो है आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। इसको जो है पहले से ही आप लोग जो है इसमें प्रश्न पत्र को जो है पढ़ लीजिए, ताकि वहां पर आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र दो खंड आ और खंड बा में विभाजित है। तो खंड आ में जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। खंड आ तथा खंड बा तीन उपखंड का खा गा में विभाजित है। तो खंड आ और खंड बा तीन तीन उपखंड में विभाजित है। तो इसमें जो है तीन खंड क्या है प्यारे बच्चों, इसमें पहला खंड आपको जो है, तो इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में विभाजित रहेगा। निर्देश 4 है इसमें, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको सही विकल्प वाले गोले को जो है पूर्ण रूप से भरना रहेगा। तो इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो है मिला करके जो है 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको रहेंगे। तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो सभी प्रश्न जो है इसमें बहुविकल्पीय जो आप सॉल्व करेंगे, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, उसके सामने जो है अंक लिखे रहेंगे। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न रहेगा जो 50 नंबर का रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए रहेंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 अंक के हैं, तो उसके सामने जो है अंक लिखे रहेंगे। निर्देश 7 है इसमें, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। अगर प्यारे बच्चों इसमें खंड का खा गा आप कर रहे हैं, तो इसमें जो है इस खंड को आपको नए पेज से करना रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो फिजिक्स कर रहे हैं तो उसको नए पेज से, केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसको, अगर कोई क्वेश्चन जैसे बीच में आप जो है आधा किए हैं तो उसमें आधा पेज बच रहा है, तो उसको अगर जो है खंड खा करिएगा तो उसको नए पेज से शुरू करना है। तो ये इसमें कह रहा है। तो अब जो है ये थे जो है इसमें निर्देश। अब जो है खंड आ पे आ रहे हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। उपखंड का, उपखंड का है इसमें, इसमें जो है पहले फिजिक्स का क्वेश्चन है इसमें। तो ये जो है 20 मार्क्स का पूरा टोटल है, 20 क्वेश्चन इसमें है ऑप्शन के। तो किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है कह रहा है आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो इसके लिए जो है कौन सा दर्पण के प्रयोग किया करना पड़ेगा आप लोगों को। 1 मार्क्स की क्वेश्चन है इसमें का, बी वाला ऑप्शन जो है सही रहेगा प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का प्रयोग करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें जो है पहले क्वेश्चन में आभासी और आकार में बड़ा था, तो इसमें जो है क्या कह रहा है, वस्तु का आभासी आकार में बड़ा। तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करना है, और उससे पहले वाले पहले में अवतल लेंस था। तो
इसको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अब 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था। अब प्रश्न जो है इसमें का तीसरा है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। तो आकाश के नीले रंग दिखने का कारण प्रकीर्णन होता है, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें का चौथा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें होती है? जल में, कांच में, हीरे में। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इसमें का डी वाला ऑप्शन जो है सही है प्यारे बच्चों। तो अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का 5वां है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों R1, R2, R3 के जो है प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा गया है, तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई समान रहेगी, सभी में आई। तो ये जो है इसमें का ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें का। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो इसमें जो है वोल्ट होती है, तो इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है। एक एक चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो बल की दिशा क्या होती है? इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। अब जो है इसमें का उपखंड जो है खा वाला है, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें है ऑप्शन वाले बहुविकल्पीय। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें का, एल्केन का सामान्य सूत्र है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? CnH2n+2। तो ये जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी है। तो क्या है इसमें? इसमें का ए वाला ऑप्शन जो है सही है। C2H4 C3H6 है। और इसमें जो है सी वाला ऑप्शन जैसे HCHO तथा CH3CHO है। तो इसमें का जो है ऑप्शन चौथा आपका राइट क्वेश्चन है, पहला और तीसरा मिला करके। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है या बनाता है? तो पोटेशियम, इसमें का सी वाला राइट क्वेश्चन है। देखो जल से क्रिया करने पर ये पोटेशियम प्लस जल, तो इसमें जो है H2 हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। तो 0 pH वाला विलयन होता है। 0 pH वाला विलयन, इसमें का ए वाला ऑप्शन सही है, अम्लीय होता है। तो 1 नंबर जो है राइट है इसमें। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें जो है सूर्य के प्रकाश है, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों ग्लूकोज उत्पन्न होता है। इसमें का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है इसमें, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक उपयुक्त
होता है। जैसे है इसमें CH3 COO Na, CaO की उपस्थिति में CH4 प्लस Na2CO3 जो है इसमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो है क्या भरा जाएगा, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें का CH3 है, COO Na है। जब इसमें COO Na और HO NaOH, तो यानी कि जो है जब NaOH को इसमें जो है ऐड किया जा रहा है, तो जो है इसमें का बी वाला ऑप्शन जो है इसमें भरना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें का बी सही है। तो उपखंड गा देखिए, बायो का पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम तो फूड है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, इसमें का जो है ये राइट आंसर है, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के पौधों में फ्लोएम के कार्य से होता है। तो 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो सही ऑप्शन है इसमें का ए, मुख से होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें का, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है, तो इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है, जिबरेलिन है, जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 17 है, वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से, इसमें का बी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है, पराग कण। क्वेश्चन नंबर इसमें का 19 है, पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है, सी वाला ऑप्शन इसमें का है, जयांग। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये थे 20 में 20, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब जो है खंड बा के जो है आप लोगों को 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न जो है, देखिए प्यारे बच्चों, तो पहले जो है इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन उपखंड का में है आपके। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का 21 है, एक ये जो है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितना दूरी पर और कहाँ बनेगा। तो अब इसमें प्यारे बच्चों 4 मीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है और किसी समय 8 मीटर, जिसकी दूरी जो है मोटर बाइक से 8 मीटर है। तो जो आपको दिया गया है उसको हम पहले इसमें लिखेंगे। तो क्या दिया गया है इसमें, पहले वक्रता त्रिज्या r बराबर दी गई है इसमें 4 मीटर, r बराबर 4 मीटर है। फिर उसके बाद पीछे से आ रहे वाहन की दूरी जो है 8 मीटर है। तो वाहन से दूरी जो है दे रहा है u बराबर 8 मीटर। तो ये जो है माइनस में रहेगा, ये जो 8 मीटर है प्यारे बच्चों। तो गणना करके बताइए प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। तो इसको हमें निकालना है इसमें। तो आर यू
क्लियर है? इसमें हमें v निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालना है, प्रतिबिंब कितने कितनी दूरी पर बनेगा, v हमें निकालना है। तो f बराबर r बटे 2 होता है सूत्र। तो r बराबर 4 मीटर है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर। अब हमें f मिल गया, अब हमें v निकालना है। तो इसको जो है दर्पण का यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसी सूत्र में जो है हम मान रखेंगे, इसी दर्पण के सूत्र में। तो 1/f है 2 मीटर, यहाँ 2 लिख देंगे। 1/v है, निकालना है हमें। 1/u आपका दिया है -8 मीटर। 1/2 बराबर 1/v। अब यहाँ पर -1/8 हो जाएगा। अब जो है गिनती को जो है एक साइड में करना है, 1/v को एक साइड में हम करेंगे। तो 1/2 -1/8 को जो है इस साइड में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 1/8 इक्वल टू जो है आपका आ जाएगा 1/v। अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। तो एलसीएम लेकर के जब इसको हम हल करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 1 जा 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें जो है इधर आ जाएगा आपका 1। तो इसको जो है 1/v, अब 4 में 1 ऐड करेंगे 5/8 हो जाएगा। अब 1/v, तो इसका जो है त्रियक गुणा कर देंगे तो 8/5 आ जाएगा इसमें। तो v बराबर जब लिखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 छंग 30। तो इसमें 1.6 मीटर आपका प्रतिबिंब की दूरी जो है आएगी इसमें। तो ये जो है इसके आंसर है। तो यह आवर्धन यम बराबर, इसमें आवर्धन निकालना है, यम बराबर होता है -v/u। तो -v आपका है 1.6, u आपका है 8 है। माइनस माइनस आपका कट जाएगा। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव हटा देंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 1/5 जो है इसमें आ जाएगा, काटेंगे तो 16 एकन्नम 16, 16 पंचे 80। अब जो है 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ा करके 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये जो है प्लस में आ रहा है आवर्धन इसमें, यम बराबर। तो आभासी तथा सीधा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब जो है इसमें बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसमें का 22वां है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो 4 नंबर के एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो दिया है एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी देख सकता है। तो दूरी है इसमें,
अनंत से दूरी वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी का लेंस जो है प्रयोग करना है। तो यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर जो है इसमें हम अनंत मानेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए u बराबर अनंत लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ये आपका -80 मीटर हो जाएगा, दिया है क्वेश्चन में। तो फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकृति किस फोकस दूरी का लेंस। तो लेंस का इसमें लेंस की फोकस दूरी निकालना है। क्योंकि 1/f 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसी में जो है इसका मान रखेंगे 1/f 1/v बराबर है -80 और 1/ अनंत दिया गया है इसमें माइनस में। तो 1/f बराबर 1/-80, यहाँ पर भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/अनंत, तो 1/f इक्वल टू 1/-80। तो इसका मान जो है अनंत है, तो f बराबर जब आएगा तो 80 मीटर आपका आ जाएगा। ये नगण्य है, मान लीजिए इसका मान ना के बराबर है 1/अनंत का। तो f बराबर -80 मीटर आपका ये इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसमें माइनस में आ रहा है। तो अवतल लेंस लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f मीटर में। तो 1/, देखिए इसमें जो है -80 आया है f बराबर, इसका मान रखेंगे तो इसमें जो है P बराबर आपका आ जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो -00 पॉइंट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको स्वयं आप डिवाइड करके जो है कर लीजिएगा। अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 4 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। इस बिंदु में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी और मध्यमा धारा I की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा पर लगने वाला बल F की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो ये थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब यहाँ पर जो है चित्र के द्वारा प्यारे बच्चों इसको देख लीजिए किस तरह से जो है इसमें आपको दिखाना रहेगा। चित्र के द्वारा, चित्र भी अगर आप बना सकते हैं तो बना के दिखा सकते हैं किस तरह से है। देखिए
तो इसमें अंगूठा है, मध्यमा है, तर्जनी है, तो इस तरह से है। अब इसके बीच जो एंगल है लंबवत है 90 अंश का। तो इस तरह से आप जो है चित्र को बनाना रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए, बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी माध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो देखिए ये तीनों जो है परस्पर लंबवत हैं। इसमें सभी के बीच जो है 90 अंश का जो है कोण है, यानी कि लंबवत है। तो उसी तरह से जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी, माध्यमा आई की दिशा यानी कि जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा, और मध्यमा आपकी विद्युत धारा की दिशा, आई की दिशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा जो है बताएगा। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बता रहा है अंगूठा, और मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा बता रही है। तो इसको जो है एफ बी आई से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों इसमें का जो है आंसर। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए इसकी। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का 24 है। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। तो ये 6 मार्क्स क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है चित्र में देखिए आप लोग। तो इसमें है भू संपर्क तार है, भू संपर्क तार है ये, हरे रंग का है मान लीजिए, और विद्युत में तार है, उदासीन तार है। तो ये जो है इसको लाल रंग में मान लीजिए, और उदासीन तार है तो इसको जो है काला मान लीजिए, काले रंग का। अब जो है विद्युत मापी है, यहाँ पर वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे हैं। अब जो है इसको ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चों। देखिए इसमें प्रत्येक अलग अलग परिपथ में अलग अलग उपकरणों को विद्युतमय और उदासीन तारों के बीच जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक उपकरण के पास धारा के प्रवाह को चालू बंद करने के लिए एक अलग स्विच होता है। तो देखो इसमें लगी हुई है स्विच। प्रत्येक उपकरण में समान विभवांतर होने के क्रम में वे एक दूसरे के समांतर जुड़े होते हैं। परिपथ में फ्यूज ओवरलोडिंग के कारण उपकरणों और सर्किट को होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ओवरलोडिंग तब हो सकती है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आते हैं। तो न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आते हैं तो ओवरलोडिंग हो सकती है। तो अब जो है ये थे जो है इसके आंसर इसमें। तो इसमें कह रहा था चित्र बनाकर समझाइए, तो अथवा करके देखिए। इसमें दिए गए परिपथ में अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर है कुल प्रतिरोध। नंबर 2 है इसमें सेल से प्रवाहित धारा, और है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है 6 ओम है, 2 ओम के प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इसमें जो है
0.8 ओम के प्रतिरोध है और उसके बाद एक बैटरी से इसको जोड़ दिया जा रहा है 12 वोल्ट की बैटरी से। तो इसको जो है देखिए, इसमें का पहला है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, अब देखिए इसमें कुल प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा जा रहा है। तो दिए गए परिपथ में V बराबर 12 वोल्ट, फिर उसके बाद जो है कुल प्रतिरोध 6 ओम 2 ओम जो है इसको हम ऐड करेंगे। 6 ओम है तथा 2 ओम है। तो के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसमें तब हम इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। कुल प्रतिरोध बराबर 1/R1 1/6 प्लस 1/2। तो ये आपका आ जाएगा 6, इसका जो है एलसीएम आ जाएगा 1 + 3 R1 आपका आ गया इसमें। इसको ऐड करेंगे अब हम, तो ये आपका 4/6 हो जाएगा, 2 से काट सकते हैं इसको। तो R1 बराबर, देखो जब R1 बराबर लिखेंगे तो इसको पलट दीजिएगा। अब पलटने पर इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1.5 ओम। तो ये जो है कुल प्रतिरोध इसमें आ गया। अब जो है इसमें दिया है, ये समांतर क्रम था। अब जो है इसको निकालने से जो है अब श्रेणी क्रम बन जाएगा इसमें का। तो 1.5 और 0.8 को हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो है R डैश इसको मानेंगे, जो 1.5 हमने लाया है। तो R1 प्रतिरोध को 0.8 ओम के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर कुल प्रतिरोध R2 बराबर R1 प्लस 0.8। अब R1 जो लाए हैं 1.5, 0.8 को ऐड कर देंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 2.3 ओम। यही जो है इसमें का आंसर हो जाएगा। कुल प्रतिरोध, यही इसका आंसर है इसमें का, जो पूछ रहा था इसमें कुल प्रतिरोध पूछ रहा था, तो कुल प्रतिरोध यही इतना आएगा। अब जो है इसमें का दूसरा है प्रश्न नंबर, इसमें का दूसरा प्रश्न है सेल से प्रवाहित धारा I बराबर V/R2 लेंगे हम। तो इसमें I बराबर आ जाएगा, V आपका 12 है, R2 अभी आपने निकाला था 2.3। तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5.2 एम्पियर जो है I बराबर आ जाएगा। इसका आंसर धारा आ गई। अब इसमें का तीसरा क्वेश्चन है
तीसरे में जो है 0.8 ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर बराबर होता है 0.8 ओम प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V बराबर I/R2 हो जाएगा। तो I 5.2 है, R2 बराबर आपने अभी निकाला था 0.8, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 4.16 वोल्ट इसका जो है आंसर आ जाएगा। विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है। यही इसके ये तीनों प्रश्न के उत्तर थे। तो अब इसमें का उपखंड खा देखिए, जो कि आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण। तो इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 2 है, 3 है। तो देखिए किस तरह से आपको लिखना है। इसमें का पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका सूत्र लिखिए CaOH गए होल ट्वाइज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 इक्वल टू, अब कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, फिर जल है, जल का सूत्र होता है H2O। तो इस तरह से है इसमें का पहला है। तो इसको जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण हमें लिखना है। तो किस तरह से इसको हम, दूसरा इसमें है बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, फिर पोटेशियम। तो इसमें का दूसरा देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, बेरियम सल्फेट है BaSO4 प्लस पोटेशियम है पोटेशियम क्लोराइड K2K, इसको हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पर जो है K2 2 है, तो 2KCl रहेगा इसमें। तो इसमें का तीसरा है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। तो जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पर जो है 2H2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी 2 2 4 हो जाएंगे। अब जो है चौथा इसमें का है सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड। तो इसका सूत्र है AgNO3, जिंक क्लोराइड का है ZnCl2, सिल्वर क्लोराइड का है AgCl प्लस जिंक नाइट्रेट है ZnNO3 के होल ट्वाइस। इसमें जो है 2AgNO3 संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है चारों इसमें के संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित का कारण समझाइए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। एक जस्ते की छड़ को
कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो उत्तर है इसका सही उत्तर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है जब जिंक की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर को जिंक से बदल दिया जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। प्रक्रिया के दौरान विलयन का रंग नीले से रंगहीन में बदल जाता है। तो ये आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। इसमें का दूसरा प्रश्न है तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इनमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। आयनिक यौगिक धनात्मक ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयनों के बीच विद्युत बल के कारण मजबूत आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल या आयनिक बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है। आयनिक यौगिकों में कई मजबूत बंधन होते हैं इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों में क्रिस्टल जालक में बहुत ज्यादा आयनी बंध होते हैं। इन काबू पाने के लिए ज्यादा तापीय ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये थे जो है इसमें के आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। इसका जो है आंसर था इसमें का। तो अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का 27वां देखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है इसके दो उदाहरण लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न है ये। तो इसमें का आंसर है उदासीनीकरण अभिक्रिया जब कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं जिससे उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। तो ये है इसमें। तो जैसे HCl NaOH HCl अम्ल है NaOH क्षार है। जब इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है तो इसमें NaCl लवण प्लस जो है H2O पानी जो है प्राप्त हो रहा है। तो HCl प्लस MgOH के होल ट्वाइस। एक अभिक्रिया और देखिए इसी के साथ MgOH के होल ट्वाइस। तो MgCl2 प्लस 2H2O यहाँ से 2 से गुणा करना रहेगा 2HCl इधर 2H2O। अब जो है इसमें का है भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन जब सांद्रिक अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापमान पर तीव्रता से गर्म किया जाता है तो इसे भर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण उदाहरण है जेडएन जेडएन एस प्लस O2 जेडएन ओ प्लस SO2। इसमें जो है 2 से गुणा हो जाएगा यहाँ 3 से यहाँ 2 से संतुलित करने में। तो इसमें का दूसरा है अगर इसका हम संरचना सूत्र अगर बनाएंगे तो इस तरह से जो है इसमें बनेंगे C सिंगल बॉन्ड H इस तरह से इसमें जो है डबल बॉन्ड है। इस तरह से आपको बनाने रहेंगे इसका। इसमें का दूसरा है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH3 बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O है। तो क्या है ये एसिटिक अम्ल IUPAC
नाम जो है एथनोइक अम्ल है। एथनोइक अम्ल CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एथेनल है। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है 28 है। पुनरुद्ध भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। पुनरुद्ध भवन क्या है ये? जब किसी एक कोशिका अथवा बहुकोशिका जीव का कोई अंग कट जाने पर वह उस स्थान पर पुनः नया अंडा प्राप्त कर लेता है, तो यह प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन कहलाती है, जैसे फ्लेनिया। तो जैसे इसमें चित्र प्यारे बच्चों इसमें दिया गया है, तो देखिए इसमें अलग अलग जो है अलग अलग है। देखो इसको जब काट दिया जा रहा है तो पहले किस तरह था? इस तरह था। जब इसको दो भाग में काट दिया जा रहा है इसको, तो यहाँ पर दो भाग में काटने पर एक नया जो है नया इसमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें दो प्राप्त हो जा रहे हैं काटने पर। तो इसी तरह जो है एक मुकुलन भी है। जब किसी जीव के उदर भाग में कोई उभार मुकुल उत्पन्न हो जाता है तो वह धीरे धीरे वृद्धि करके उस जीव का रूप ले लेता है, उस जीव से अलग हो जाता है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। तो जैसे इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अगर हम यहाँ से काट दे रहे हैं तो यहाँ पर एक जो है निकल जा रहा है, इसमें मुकुलन हो रहा है। तो आगे चल के देखो किस तरह से ये बड़े हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये इसमें हो जा रहे हैं। तो पुनरुद्ध भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन हमने आप लोगों को प्यारे बच्चों समझा दिया है। इसको तैयार कर लीजिए। इसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव में लिंग निर्धारण। मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, तथा 23वां जोड़ा असमान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े में एक यक्ष गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में 23वें जोड़े के गुणसूत्र समान होते हैं, यक्ष यक्ष प्रदर्शित करते हैं। नर में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक तो जिसमें 22 प्लस एक्स और दूसरे जिनमें 22 प्लस वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके विपरीत मादा के सभी शुक्राणु में 22 प्लस एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान स्त्री होती है, लेकिन जब किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान पुत्र या बेटा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर का 23वां जोड़ा मानव लिंग का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर इसमें का जो है 30 है। प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। प्रकाशानुवर्तन पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दशा में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब पौधा की गति वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर हो तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, जैसे तना। या वृद्धि सूर्य के प्रकाश से दूर या जब पौधा की गति विपरीत दिशा में होती है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, जैसे जड़। तो ये जो है पौधे हैं, इसके प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं इसके। तो जैसे यहाँ पर जो है इस तरह से जड़ें नीचे हैं इसके, तो जड़ें विकसित हो रही हैं, ऊपर इसके पौधे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से है इसमें। अब जो है पौधों में गुरुत्वानुवर्तन पर्यावरणीय प्रेरक जैसे गुरुत्व आदि पादप वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतीय उद्दोपन की ओर या उससे विपरीत हो सकती है। हम जानते हैं कि एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर प्रारोह ऊपर की ओर अर्थात पृथ्वी से वृद्धि करती है,
जड़ में ये अधोगामी वृद्धि तथा परोह में उपगिरागामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ये प्रकाश की किरणें इसमें पड़ रही हैं, तो ये जो है इस तरह से जो है पौधे यहाँ पर निकल रहे हैं। ये तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें। ये थे जो है इस प्रश्न के आंसर इसमें। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और इसमें एक क्वेश्चन, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानव के किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। और इसमें का है, परितंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न जैविक घटकों उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें का जो है ये दोनों प्रश्न जो है आप लोग कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आपको जो है हमने पूरा प्रश्न को सॉल्व करके बता दिया है। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग तैयारी कर लीजिए। और इसमें जो है आप 70 में 65 नंबर कोई नहीं रोक सकता, अगर प्यारे बच्चों इसकी आप लोगों ने तैयारी कर ली पूरे पेपर की। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।